हड्डियां कपकपा देने वाली ठंड में सोवियत सैनिकों का एक कॉलम आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ बर्फ की चादर तनी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अनाउंसमेंट हो चुकी है और महान रेड आर्मी के कदम यूरोप के एक छोटे से देश फिनलैंड की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। ये जनवरी का महीना है और तापमान 0 से कई डिग्री नीचे पहुंच चुका है। सैनिकों की टुकड़ी एक फिक्स रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक एक सोवियत सिपाही जमीन पर लुढ़क जाता है। गोली पहले पहुंचती है और आवाज बाद में। गोलियां एक के बाद एक आती जा रही थी और सिपाही गिरते जा रहे थे। बहुत कोशिश के बाद भी सोवियत सैनिकों को आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सब हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी उनका कमांडर, जो अब तक एक पेड़ की आड़ ले चुका था, उनसे कहता है छुप जाओ, ये वाइट डेथ है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके नॉलेज ईयर पर। आज आपको सुनाएंगे कहानी इतिहास के सबसे जानलेवा स्नाइपर की। यूरोप के छोटे से देश फिनलैंड का एक सैनिक, जिसने सिर्फ 100 दिन में आधी बटालियन बराबर सैनिकों को अपना निशाना बना लिया था। लगभग 500, और ये गिनती तब है जब उसके हाथों मशीन गन से मारे गए। दुश्मनों को इसमें जोड़ा नहीं गया है, ये चुन चुन के मारे गए उसके एनिमीज का ही नंबर है। ये कहानी है सीमो हायहा उर्फ वाइट डेथ की। 17 दिसंबर 1905 को फिनलैंड के एक छोटे से राज्य करेलिया में सीमो हाया की पैदाइश हुई। 17 की उम्र में फौज ज्वाइन की उन्होंने और 1939 आते आते वो एक काबिल स्नाइपर बन गए, दूर से निशाना लगाने वाले। 1939 में जब सोवियत फौज ने फिनलैंड पर आक्रमण किया, सीमो ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया। ये युद्ध कुल 109 दिन चला और सीमो खुद 98 दिन तक बैटलफील्ड पर रहे। हालांकि इन 98 दिनों में उन्होंने सोवियत फौज में ऐसी दहशत फैला दी थी कि सोवियत सैनिक उन्हें वाइट डेथ के नाम से बुलाते थे। युद्ध के दौरान एक दिन तो ऐसा गुजरा जब उन्होंने अकेले 25 सोवियत सैनिकों को अपना निशाना बनाया। आपको नंबर सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन स्नाइपर के मामले में ये बहुत बड़ी संख्या है। इस कारनामे से सोवियत फौज में ऐसी दहशत फैली कि उन्हें ढूंढने के बजाय सोवियत फौज ने उनकी पोजीशन पर मोटार की शेलिंग शुरू कर दी। एक दो मौके ऐसे आए जब मोटार के टुकड़े उनके करीब से गुजरे, लेकिन सीमो को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। बस एक जगह लेटे हुए वो कई दिनों तक उसी पोजीशन में रहते थे ताकि दुश्मन को उनका पता नहीं लगे। उनका नाम वाइट डेथ इसलिए पड़ा क्योंकि सफ़ेद बर्फ की चादर में उन्हें ढूंढना मुश्किल था। सफ़ेद कपड़े पहनने के अलावा उन्होंने अपनी बंदूक भी सफ़ेद रंग से पेंट करवा ली थी। सीमो का तरीका नायाब था। उस दौर में स्नाइपर अपने राइफल के आगे स्कोप लगाकर रखते थे। जैसा आपने अगर पबजी या कोई भी लड़ाई का वीडियो गेम खेला हो तो देखा ही होगा, स्कोप की हेल्प से निशाना बड़ा और साफ दिखाई देता है। लेकिन सीमो अपने राइफल में स्कोप का यूज़ नहीं करते थे क्योंकि स्कोप के लेंस पर रोशनी की चमक पड़ती है, जिससे दुश्मन को आपकी पोजीशन का पता चल सकता है। इसके अलावा स्कोप के लेंस में धुंध भी जम जाती है, जिसे बार बार साफ करना पड़ता है। वो फॉग होता है। जैसे आप एसी से अगर बाहर निकलेंगे तो चश्मे पर जैसा जमता है, वैसा लेंस के साथ भी होता है। उनके अलावा सोवियत स्नाइपर स्कोप का इस्तेमाल करते थे और इसी वजह से सीमो का निशाना बन जाते थे। स्नाइपर को भी निशाना बनाता था हायहा। ठंड के मौसम में सीमो कई दिनों तक एक ही जगह पर बैठे रहते और ठंड से बचने के लिए कई तहों में कपड़े पहने रहते। अपनी जेब में वह चीनी और ब्रेड के टुकड़े रखते थे ताकि समय समय पर उन्हें खाते रहने से बॉडी को गर्मी मिलती रहे। सीमो का नियम था कि सुबह होने से पहले वो एक ठीक जगह चुनकर उसे अपना अड्डा बना लेते और सूरज ढलने तक वो वहाँ से नहीं हिलते। सीमो का डिसिप्लिन इतना तगड़ा था कि लड़ाई के दौरान वो अपने मुंह में बर्फ़ डाल लेते ताकि उनके मुंह से भाप नहीं निकले, क्योंकि भाप से उनकी पोजीशन का पता चल सकता था। अपने आगे रखी बर्फ पर भी वो पानी डाल देते थे ताकि गोली चलाने के बाद बंदूक को लगने वाले झटके से बर्फ उड़े नहीं। सीमो हायहा की जिंदगी पर द वाइट स्नाइपर नाम से एक किताब लिखने वाले तापियो सारेलाइन लिखते हैं। एक आर्टिकल में स्नाइपर को लेकर ये मिथक रहता है कि वो पेड़ों या ऊंची जगहों पर चढ़कर निशाना लगाते हैं, लेकिन हायहा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, पेड़ों से न सिर्फ सटीक निशाना लगाना मुश्किल होता है, बल्कि अगर आपकी पोजीशन पता चल गई तो आपके पास भागने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता। अब सवाल ये कि वो बंदूक कौन सी थी जिसे सीमो हायहा ने ये कारनामा किया और इसमें खास ऐसा क्या था।
हायहा के पास एक M28 राइफल थी जो फिनलैंड फौज की स्टैंडर्ड इशू राइफल हुआ करती थी। इसमें खास क्या था? हायहा की माने तो खास कुछ भी नहीं था, खास खुद हायहा थे। उनके साथियों के मुताबिक वो बाकी सैनिकों के मुकाबले सबसे पहले अपने राइफल साफ कर लिया करते थे और मेंटेनेंस का काम लड़ाई के पहले और लड़ाई के बाद दोनों बार करते थे। लड़ाई खत्म होने के बाद जब हायहा से उनके सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द में जवाब देते हुए कहा, प्रैक्टिस। 96 दिन की लड़ाई में सीमो हायहा ने औसतन रोज 5 दुश्मनों को अपना निशाना बनाया। इनमें वो लोग शामिल नहीं थे जो हायहा की मशीन गन का निशाना बने थे, जिसमें बुलेट्स स्प्रे की जाती है। युद्ध के अलग अलग दस्तावेजों में हायहा के हाथों मारे गए लोगों की गिनती अलग अलग बताई गई है, लेकिन उनके खुद की मेमोरी के मुताबिक उन्होंने 509 लोगों को स्नाइपर से निशाना बनाया। अपनी स्नाइपर राइफल से एक खास बात ये थी कि हायहा के मेमोरी सालों तक छिपा कर रखे गए और साल 2017 में जाकर इन्हें पब्लिश किया गया। अपनी लिस्ट के बारे में हायहा लिखते हैं, ये मेरे पापों की लिस्ट है। लड़ाई के बाद हायहा को फिनलैंड में हीरो का दर्जा मिला क्योंकि उनके बड़े योगदान की वजह से ताकतवर सोवियत फौज भी फिनलैंड को जीत नहीं पाई। 103 दिन चली लड़ाई के बाद सोवियत फौज फिनलैंड के सिर्फ 9% हिस्से पर कब्जा कर पाई। इस युद्ध में सोवियत फौज को इतना नुकसान हुआ कि लास्ट में उन्हें ट्रीटी करनी पड़ी और वर्ल्ड स्टेज में सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन की अच्छी खासी किरकिरी भी हुई। इस वॉर का एक डिग्रेशन ये भी है कि फिनलैंड में रेड आर्मी के खराब परफॉर्मेंस ने हिटलर को बढ़ावा दिया और ये विश्वास दिया कि वो सोवियत संघ पर हमला कर उन्हें हरा भी सकता है। 6 मार्च 1940 की तारीख थी। प्रिजनर ऑफ वार की अनाउंसमेंट में सिर्फ एक हफ्ता बचा था जब सीमो हायहा एक लड़ाई में बिजी थे। इस दौरान एक गोली आकर सीधे उनके चेहरे पर लगी और उनका जबड़ा फाड़ते हुए निकल गई। सीमो हायहा वहीं गिर पड़े। उन्हें मरा समझकर बाकी मरे सैनिकों के साथ रख दिया गया। किस्मत से उनके साथी ने देखा कि उनका एक पैर अभी भी हिल रहा था। सीमो को अस्पताल ले जाया गया। उनका आधा चेहरा गायब हो चुका था, जिसे दोबारा रीस्टोर करने के लिए 26 बार ऑपरेशंस किए गए। एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये भी है कि उनकी मौत की खबर जब सोवियत फौज तक पहुंची तो वहां जश्न का माहौल हो गया था। सीमो की मौत की खबर अखबारों ने भी छाप दी थी। इसलिए होश में आने के बाद सीमो ने अखबार को एक लेटर लिखा, अपनी गलती सुधारने को कहा। उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में 14 महीने का समय लग गया। ठीक होने के बाद सीमो एक बार फिर फौज में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी सेहत और उनके स्टेटस को देखते हुए उन्हें दोबारा से लड़ने की परमिशन नहीं दी गई। सीमो हायहा ने अपनी बाकी की जिंदगी एक फॉर्म में रहकर गुजारी। उनके ऊपर किताब लिखने वाले तापियो सारे लाइनें लिखते हैं। फिनलैंड के लोग उन्हें हीरो मानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान से कभी अपनी तारीफ नहीं की। एक लो प्रोफाइल जिंदगी जीने के बाद साल 2002 में 96 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।